अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में एल्युमिनियम की मेटलर्जी में हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना की थी और उसमें हमने जो हासिल किया था वो हासिल किया था 99% प्योर एल्यूमिनियम। नाउ टुडे वी विल डिस्कस रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, जिसके ज़रिए 99.99% प्योर एल्यूमिनियम हमें मिल जाता है। कैसे मिलता है? तो जो एल्यूमिनियम मेटल हमें मिला है सबसे पहले, वो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें कुछ चंद एक इम्प्योरिटीज़ हैं, वो 99% प्योर है, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं जो कि फिर आगे जाकर प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं। एल्यूमिनियम के अंदर मुख्तलिफ कि वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए एल्यूमिनियम को रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो मेथड कहलाता है हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके जो कि आयरन का बना हुआ है। इसकी बॉटम के ऊपर लाइनिंग की हुई है, इसकी बॉटम के ऊपर कोटिंग की हुई होती है ग्रेफाइट की या कार्बन की। इसके अंदर 3 लेयर्स बिछी हुई होती हैं, 3 तहें बिछी हुई होती हैं। जो लोअर लेयर होती है वो होती है जो इम्प्योर एल्युमिनियम हमें मिला है, जो लास्ट स्टेप में मिला था, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो जो इम्प्योर एल्युमिनियम था, उस इम्प्योर एल्युमिनियम का कॉपर के साथ अलॉय बना लिया गया है और बॉटम लेयर पे उसको लगा दिया गया है। मिडिल लेयर ये क्रायोलाइट का और बेरियम फ्लोराइड का मिक्सचर है। मिडिल लेयर इज अ मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट एंड बेरियम फ्लोराइड, जबकि जो अपर लेयर है, जो टॉप लेयर है, वो प्योर एल्युमिनियम की है। अब इन तीनों लेयर्स में कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जरा इस पे बात कर लें। कैथोड याद रखिएगा, जो लोअर लेयर है वो हमारे पास जो है एनोड है, जो मिडिल लेयर है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, और जो अपर लेयर है सबसे टॉप पे वो है हमारा कैथोड। ठीक है जी, एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से। जो यहाँ पर हमने काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, रिफाइनिंग करने के लिए मेथड का नाम है हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है जी, ये आपके पास स्टील का एक टैंक है जिसकी सबसे बॉटम वाली जो लाइन है, सबसे बिल्कुल बॉटम जो है, उसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है किसकी बेटा? ग्रेफाइट की या कार्बन की। ठीक है जी। अब इसके अंदर 3 लेयर्स मौजूद है फ्यूज मास की, मतलब पिघली हुई हालत में 3 लेयर्स मौजूद हैं। ये 3 लेयर्स किस किस की हैं और ये किस किस के तौर पे काम कर रही हैं, ये बात हमने यहाँ पे बताई है। जो टॉप लेयर है वो प्योर एल्यूमिनियम की है। जो टॉप लेयर है वो किसकी है? प्योर एल्यूमिनियम की। और ये जो टॉप लेयर काम करेगी, ये काम करेगी जनाबे वाला कैथोड के तौर पे। मिडिल लेयर ये मिक्सचर है क्रायोलाइट का और बेरियम फ्लोराइड का, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि जो टॉप वाली लेयर है, सॉरी जो लोअर लेयर है, वो इम्प्योर एल्यूमिनियम जो मिला था हमें लास्ट स्टेप में, उसका और कॉपर का एलॉय है बेटा। ये तीनों लेयर्स एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, हालांकि ये लिक्विड है, क्योंकि इनके दरमियान डेंसिटीज का डिफरेंस होता है। ठीक है जनाब। अब होती क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है जनाब? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और मैं आपको डायग्रामेटिकली कुछ बात समझाता हूं। यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। लेट्स से वी हैव दिस स्टील टैंक which is hoops electrolytic tank। इसके अंदर जो 3 लेयर्स हैं, सबसे बॉटम लेयर, इसमें हमारा इम्प्योर एल्युमिनियम और कॉपर मिक्स हुआ हुआ है, ये एक अलॉय है। मिडिल लेयर इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट एंड बेरियम फ्लोराइड, एंड द टॉप लेयर which serve as cathode and it is pure aluminium। जैसे ही करंट पास करेंगे हम, तो मिडिल लेयर किसका है बेटे? क्रायोलाइट का। इसमें मौजूद है एल्यूमिनियम आयंस। मिडिल लेयर किसका है? क्रायोलाइट का। इसमें मौजूद है एल्यूमिनियम आयंस। जाहिर सी बात है, एल्यूमिनियम आयंस क्योंकि पॉजिटिव है, दे माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे इनकी रिडक्शन होगी, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू प्योर एल्यूमिनियम मेटल। ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्योर एल्यूमिनियम मेटल में। लेकिन यहाँ पे हम क्रायोलाइट से तो एल्यूमिनियम हासिल करने नहीं आए, हम तो जनाबे वाला जो हमारा इम्प्योर एल्यूमिनियम था उसको प्योरीफाई करने आए। वो जनाब बॉटम लेयर में मौजूद है। अब जैसे ही मिडिल लेयर से एल्यूमिनियम आयंस टॉप की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेंगे, मिडिल लेयर में एल्यूमिनियम आयंस में हो जाएगी कमी, जिसकी वजह से जो बॉटम लेयर में एल्यूमिनियम मौजूद है वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनोड है वो, और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, और बनाएगा क्या? एल्यूमिनियम आयंस। तो इस तरह जो एल्यूमिनियम आयंस बनेंगे वो फिर माइग्रेट करेंगे कहां? मिडिल लेयर में, और फिर मिडिल लेयर से टॉप लेयर। तो इस तरह चेन रिएक्शन चल पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता
बॉटम लेयर पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्योर एल्यूमिनियम में, जो कि 99.99% क्या है, प्योर। इसकी इक्वेशन देखेंगे तो बातें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये देख सकते हैं आप आगे इक्वेशंस। सबसे पहले देखो क्रायोलाइट था बेटे, उसमें एल्यूमिनियम फ्लोराइड था, वो टूटा, एल्यूमिनियम आयंस बने जो कहाँ मौजूद है, मिडिल लेयर में। ये फिर माइग्रेट कर गए कहाँ पर, टॉप लेयर पे, जो कि कैथोड है, एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो गए। जबकि जितने एल्यूमिनियम आयंस मिडिल लेयर से माइग्रेट कर रहे हैं टॉप लेयर की तरफ, बॉटम लेयर में भी उतने ही एल्यूमिनियम आयंस थ्रू ऑक्सीडेशन, बजरिया ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो फिर जा रहे हैं कहां पर, टॉप लेयर की तरफ, सॉरी मिडिल लेयर की तरफ। इस तरह से एक चेन रिएक्शन कंटिन्यू है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा एल्यूमिनियम जो होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है जी, एंड दिस इज हाउ वी ऑब्टेन 99.99% प्योर एल्यूमिनियम। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि 99.99% एल्युमिनियम कैसे मिलेगा, प्योर एल्युमिनियम कैसे मिलेगा, तो फिर आपने उसमें यहां तक बताना है। लेकिन अगर वो 99% प्योर एल्युमिनियम मांगते हैं तो आपने ये लास्ट स्टेप नहीं बताना। अगर वो कहते हैं कि जी बॉक्साइट ओर है और उस बॉक्साइट ओर के अंदर सिलिका इम्प्योरिटी है, उससे 99.99% प्योर एल्युमिनियम हासिल कर ले, तो आपने सरपेक्स मेथड लिखना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना लिखनी है और ये रिफाइनिंग लिखनी है। अगर आपसे कहते हैं प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या प्योर एल्यूमिना से 99.99% एल्युमिनियम हासिल करें, तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और ये रिफाइनिंग करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझना है। ये जो पहले 3 मेथड थे वो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट के हैं, हॉल्स, बायर, सरपेक्स, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। अगर वो बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बॉक्साइट ओर है, उसके अंदर ये इम्प्योरिटी है, उसको प्योरीफाई करें, तो बताएंगे पेपर में, अदरवाइज नहीं बताएंगे। अगर 99.99% प्योर एल्युमिनियम मांगेंगे, तब फिर आप जाहिर सी बात है रिफाइनिंग भी लिखेंगे, अदरवाइज नो नीड टू राइट रिफाइनिंग, जस्ट राइट electrolysis of alumina by which we get 99% pure aluminium. This is it about the metallurgy of aluminium. ओके, रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम की जब बात कर रहे हैं तो फिर सुन लीजिएगा, एल्यूमिनियम के रिएक्शंस जो हैं वो कई रिएक्शंस हैं। ये मेटल है, ग्रुप 3A का एलिमेंट है, और अगर ये किसी कंपाउंड में मौजूद है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, +3। सबसे पहले इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन या रिएक्शन विद एयर, तो एल्यूमिनियम एयर या ऑक्सीजन से नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ये चीज आपको मैंने पहले भी बताई है कि कंपाउंड कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगी। एल्यूमिनियम कंपाउंड जब बनाएगा तो चार्ज लेगा +3, और ऑक्सीजन जब कंपाउंड बनाएगा क्योंकि ग्रुप 6 का है तो चार्ज लेगा -2। अब इनके दरमियान जब कंपाउंड बनेगा वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, Al2O3 जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा Al2O3। इसीलिए देख लीजिए Al2O3 बना हुआ है और बैलेंस करने के लिए 4 एल्यूमिनियम और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज हुए, तो ये Al2O3 बनता है। साथ साथ यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट भी हीट का रिलीज होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता, ये रिएक्शन होता भी किस पर है, हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन है इसका रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस ग्रुप 7A के एलिमेंट है, X लिखा हुआ है यहाँ पे। X के मायने क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी यहाँ पर हैलोजन मौजूद हो सकता है। तो अब जब एल्यूमिनियम का हैलोजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हैलोजन का चार्ज क्या होता है बेटे, -1, Al+3, X का चार्ज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो जनाब Al(x3) बन जाएगा, ये रहा Al(x3), क्लोरीन होगा तो AlCl3, ब्रोमीन होगा तो AlBr3, आयोडीन होगा तो AlI3। ये इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास कहलाते क्या है, एल्यूमिनियम हैलाइड्स, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, ये यहाँ पे हिस्सा है इसका। ठीक है बेटे, फिर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। अब नाइट्रोजन ग्रुप 5A का एलिमेंट है, नाइट्रोजन का चार्ज 5A का एलिमेंट है तो -3 होता है, हीट करना पड़ेगा, याद रखिएगा इन रिएक्शंस में।
तो नाइट्रोजन -3 एल्यूमिनियम +3, जब सेम चार्ज होता है तो दोनों का एक एक एटम लेकर कंपाउंड बना देते हैं, इसीलिए क्या बना ALN, दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये एल्यूमिनियम के पहले 3 रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हैलोजन एंड रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाउ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विद कार्बन एंड विद एसिड। कार्बन ग्रुप 4A का एलिमेंट है, जब एल्यूमिनियम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब एल्यूमिनियम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एल्यूमिनियम तो +3 होता है और कार्बन या तो +4 या -4, क्योंकि एल्यूमिनियम +4 है बेटा, तो कार्बन का चार्ज क्या होगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई Al4C3, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये कंपाउंड कहलाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड, और एल्यूमिनियम कार्बाइड कार्बन तो है इसमें, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मेटल कार्बाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ठीक है भाई। नाउ देन रिएक्शन विद एसिड्स। एल्युमिनियम को अगर HCl में डाल दें या सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें तो ये डिसॉल्व हो जाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये क्या होता है बेटा, डिसॉल्व होकर अपने सॉल्ट्स बना लेता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद HCl, एल्युमिनियम क्लोराइड जैसे कि पीछे बना था AlX3, इसी तरह AlCl3 बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया, एल्युमिनियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। When aluminium reacts with concentrated sulfuric acid, when aluminium reacts with concentrated sulfuric acid, तो क्या होता है, अगेन एल्यूमिनियम सल्फेट तो बनेगा, लेकिन अब हाइड्रोजन गैस नहीं बनती बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनती है, सॉरी वाटर बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट थिंग, ये एमसीक्यूज का पॉइंट है बेटा, एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद HNO3 या एल्युमिनियम इज मेड पैसिव बाय HNO3। एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता या एल्युमिनियम को नाइट्रिक एसिड जो है वो पैसिव बना देता है, रिएक्शन के काबिल नहीं रहने देता। कैसे, क्यों? याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब वो एल्युमिनियम के साथ कांटेक्ट में आता है, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, एल्युमिनियम की सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो एल्युमिनियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन से बचा लेती है। देखो इधर, ये रहा एल्युमिनियम का पीस। जब एल्युमिनियम आ गया कांटेक्ट में नाइट्रिक एसिड से, तो हुआ क्या बेटा, इसकी सरफेस के ऊपर, ये रेड पेन से बना रहा हूं मैं लेयर, ये एक लेयर बन गई है। अब ये लेयर जो है ये एल्युमिनियम को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। अब अगर मैं नाइट्रिक एसिड डालूंगा भी ऊपर से तो वो एल्युमिनियम से कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, उसका तो डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होगा, इस लेयर से। और जब इस लेयर से कांटेक्ट होगा तो वो लेयर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगी, एल्युमिनियम का रिएक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं एल्युमिनियम इज मेड पैसिव बाय HNO3। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज reaction with strong alkalis, reaction with strong bases. When aluminium reacts with strong base or alkali, it dissolve aluminium. ये हमने बायर्स मेथड में भी देखा था, जो बॉक्साइट ओर के अंदर एल्यूमिनियम था, वहां पे भी हमने बायर्स मेथड में देखा था, जब NaOH डाला था तो एल्यूमिनियम जो था मौजूद किसके अंदर, बॉक्साइट ओर के अंदर, वो डिसॉल्व हो गया था NaOH के साथ रिएक्शन करके और सोडियम एल्यूमिनेट बना था। यहाँ पे भी वही हो रहा है। लास्ट लेक्चर आप जरा गौर से देखेंगे, ये चीज आपको याद आ जाएगी। तो जब NaOH या KOH भी होगा, KOH होगा तो यहाँ पर जस्ट सोडियम की जगह K आ जाएगा, बाकी पूरी इक्वेशन वही की वही रहेगी। थर्माइट प्रोसेस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल ऑक्साइड्स, जैसे ये है ना मेटल ऑक्साइड Fe2O3, Cr2O3, ये है मेटल ऑक्साइड्स। जब एल्युमिनियम पाउडर जो है उसके जरिए मेटल ऑक्साइड्स की रिडक्शन की जाए, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स का एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्शन करा दिया जाए, जिसके नतीजे में मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाए। एल्युमिनियम क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो उन मेटल ऑक्साइड्स की क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो उसके नतीजे में आपके पास
जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन कहलाता है बेटा थर्माइट प्रोसेस। ठीक है जी। थर्माइट प्रोसेस की खसूसियत क्या है, थर्माइट प्रोसेस की खासियत क्या है? इसकी खासियत, इसकी खसूसियत ये है कि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ड्यू टू इट्स एक्सोथर्मिक नेचर, इस रिएक्शन की एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से ये रिएक्शन फिर वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है जिसका टेम्परेचर होता है तकरीबन कोई 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एल्यूमिनियम के रिएक्शन से जो कंप्लीट हुए, एक बार इनको फिर रिव्यू करते हैं। एल्यूमिनियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, ये रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पर और इसके नतीजे में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। साथ साथ इसमें बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास एल्यूमिनियम के हवाले से गुफ्तगू है, दूसरा जो हमारे पास एल्यूमिनियम का रिएक्शन है वो है इसका रिएक्शन विद हैलोजन। जब एल्यूमिनियम का हैलोजन से रिएक्शन होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह से, तो एल्यूमिनियम उनके साथ एल्यूमिनियम हैलाइड बना लेता है AlH3, जिसमें क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इसी तरह से जब इसका नाइट्रोजन से रिएक्शन होता है तो ये AlN बना लेता है। दिस AlN इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये सब रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहे हैं। और इसी तरह से जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है किससे, कार्बन से, तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम कार्बाइड बना लेता है। फिर लास्ट में हमने जो इसका रिएक्शन देखा वो कौन सा रिएक्शन था, वो रिएक्शन था जनाबे वाला इसका रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड से जब रिएक्शन हो रहा है तो एल्यूमिनियम क्या हो रहा है जनाब, डिसॉल्व हो जाता है और क्या बना लेता है, सॉल्ट्स बना लेता है। साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है जी। सिमिलरली जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की वजह से इसकी सरफेस पर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बड़ा अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एमसीक्यूज का सवाल है। इसके साथ साथ जब इसका बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑन रिएक्शन विद बेस ये डिसॉल्व होकर सोडियम एल्यूमिनेट या पोटेशियम एल्यूमिनेट बना लेता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एंड द लास्ट रिएक्शन इज थर्माइट प्रोसेस। What is thermite process? It is the reaction of aluminium powder. ये aluminium powder का reaction है किसके साथ, metal oxides के साथ, जिसके नतीजे में metal oxides जो हैं वो reduce हो जाते हैं। What is the importance of this reaction? In this reaction, very large amount of heat is evolved, due to which this reaction is used in welding. This is it about the reactions of nitric acid. यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। अब हमने जो मजीद गुफ्तगू करनी है वो हमने करनी है रिगार्डिंग alloys of aluminium. First of all, what are alloys? Alloys क्या होते हैं? Alloys are those substances which are made up of two or more metals. दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब मिलाएं उससे जो चीज बनती है वो कहलाती है एलॉय। ठीक है जी। तो जब एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम जो है उसके दो इंपॉर्टेंट अलॉयज यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जिसकी कंपोजिशन है 90% कॉपर एंड 10% एल्यूमिनियम। ये सॉफ्ट होता है, वेट में हल्का होता है, इसीलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कॉइन्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। जबकि दूसरा हमारे पास जो इसका अलॉय है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अलॉय है। वो अलॉय कौन सा है, वो अलॉय है जनाब ड्यूराल्यूम। कंपोजिशन पूछते हैं इसकी पेपर में। ठीक है जी। व्हाट इज ड्यूराल्यूमिन? ये 95% जो है वो एल्यूमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% निकल पे कंसिस्ट करता है। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, एरोप्लेन की बॉडीज बनाने में इस्तेमाल होता है ये। इसके बाद एक एमोनल है, अगेन फॉर एमसीक्यूज। एमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। और ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इस्तेमाल होता है जनाबे वाला एक्सप्लोजिव मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज वगैरह के लिए ये चीज़ें पूछ सकते हैं, या कंपोजिशन आ जाती है अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम की। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? Alum is a series of double bonds. Alum क्या है बेटा,
एलम इज अ सीरीज ऑफ डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर दो सॉल्ट्स मिले हुए हैं। और ये सीरीज ऑफ डबल सॉल्ट्स कैसी है? डबल सल्फेट सॉल्ट्स, जिसके अंदर एक मोनोवैलेंट कैटायन होता है और एक ट्राइवैलेंट कैटायन होता है। ठीक है जी। मोनोवैलेंट जिसका चार्ज +1 हो, ट्राइवैलेंट जिसका चार्ज +3 हो। ठीक है ना जी। ट्राइवैलेंट जिसका चार्ज +3 हो। और एक और चीज जो तमाम के तमाम एलम्स में मौजूद होती है वो कि इसके अंदर 24 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। किसके? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज एलम? एलम इज अ सीरीज ऑफ डबल सल्फेट सॉल्ट्स व्हिच contain 24 molecules of water of crystallization. All the alums contain this thing. Now next thing, general formula. The general formula of an alum is M2SO4.T2SO4.24H2. What is M? M is an alkali metal. या M ग्रुप 1A का एलिमेंट भी हो सकता है या कोई भी मोनोवैलेंट कैटायन हो सकता है। एंड व्हाट इज T? ट्राइवैलेंट कैटायन। अब जरा जर्नल फॉर्मूला देखोगे तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या सर? देखो भाई, यहाँ पे SO4 है, ये भी SO4 है, तो दो सॉल्ट्स मिले हुए, एक में मेटल M है और एक में T है, तो ये दो सॉल्ट्स मिले हुए। इस तरह के सॉल्ट्स क्या होते हैं? डबल सॉल्ट्स। और दोनों में SO4 है तो ये डबल सल्फेट सॉल्ट्स हो गए और 24 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो ये आपके पास एक एलम का जर्नल फॉर्मूला है। एलम का नॉमेनक्लेचर या नेमिंग की जब बात करते हैं तो अगर तो एलम में एल्यूमिनियम है, अगर एलम में ट्राइवैलेंट कैटायन जो है वो एल्यूमिनियम है तो उसका नाम फिर मोनोवैलेंट कैटायन की बेस पे देते हैं। इफ द एलम कंटेन एल्यूमिनियम then its name is given on the basis of monovalent cation. देखो इधर, यहां पर बेटे एल्यूमिनियम मौजूद है एज अ ट्राइवैलेंट कैटायन, तो नाम किसकी बेस पे दे रहे हैं? मोनोवैलेंट कैटायन की बेस पे, पोटैश एलम। बट इफ इस एलम इज नॉट प्रेजेंट, ट्राइवैलेंट कैटायन अगर एलम नहीं है तो फिर नाम किसकी बेस पे नाम देते हैं? ट्राइवैलेंट कैटायन की बेस पे। देयरफॉर द सेकंड वन इज कॉल्ड क्रोम एलम। बात समझ में आ रही है? अगेन रिपीट कर रहे हैं, इफ एलम कंटेन ट्राइवैलेंट कैटायन एल्यूमिनियम, अगर एलम में ट्राइवैलेंट कैटायन जो है वो एल्यूमिनियम है तो फिर नाम देंगे किसकी बेस पर? मोनोवैलेंट कैटायन की बेस पर। इसीलिए पहले वाले में एल्यूमिनियम था तो वो पोटैश एलम कहलाया। ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें क्या केस है? उसमें ये है कि उसमें ट्राइवैलेंट कैटायन क्रोमियम है, तो इसीलिए उसको पोटैश एलम नहीं कह रहे बल्कि उसको नाम दे रहे हैं क्रोम एलम का। उसके बाद एलम को बनाने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटैश एलम के हवाले से। सर पोटैश एलम के हवाले से क्यों? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलम, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलम विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज फिटकरी। इट इज द most important alum which is commonly known as fitkari. How it is prepared? It is prepared by mixing equimolecular masses of potassium sulfate and aluminium sulfate. जितना इनका मॉलिक्यूलर मास है उतने उतने ग्राम इनको लें, पानी में डिसॉल्व कर लें, इससे हमारे पास बन जाएगा एक सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। नाउ दिस सॉल्यूशन इज एवापोरेटेड, उसका वाटर उड़ा दीजिए। जब उसका आप वाटर उड़ा देंगे तो उससे आपके पास क्या बनेगा? एक सॉलिड आपको मिल जाएगा एंड दैट सॉलिड इज योर एलम। एंड वेयर इट इज यूज्ड, एलम कहाँ यूज होता है? एलम का इस्तेमाल यहाँ पे लिखे हुए कुछ, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी साफ करने के लिए फिटकरी यूज होती है। ठीक है जनाब। इसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर? आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लेदर की इंडस्ट्री में टैनिंग ऑफ लेदर के लिए और साइजिंग ऑफ पेपर के लिए पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज इट अबाउट एलम, दिस इज इट अबाउट एल्यूमिनियम। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में मजीद बात करेंगे। कोई आप